हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल कोर्सोलॉजी हब। तो एक बार फिर से हम लोग आ गए हैं अपने एनसीईआरटी के जो अभी हमने पॉलिटिकल साइंस का सीरीज चला रखा है उसका सेकेंड लेसन लेकर के। ठीक है, तो आप सभी को मेरा नाम तो पता लग ही गया होगा क्योंकि अब हम लोग रेगुलर जुड़ चुके हैं और दिन प्रतिदिन सब्सक्राइबर्स की संख्या बढ़ रही है। तो लेसन को चालू करने से पहले मैं 2 मिनट कुछ बातें करना चाहता हूँ आपके साथ। तो बातें ये हैं कि पहली बात तो ये है कि मैं ये देख रहा हूँ कि जो भी हमारी वीडियो हैं उसके ऊपर व्यूज़ ज़्यादा हैं और लाइक कम है। ठीक है, तो जितने लोग हैं या तो आप वीडियो को देख रहे हैं तो 2 चीज़ें हो सकती है, या तो आपको पसंद आ रही है वीडियो, ठीक है, तो आप उसको लाइक करिए, और अगर आपको पसंद नहीं आ रही है तो आप नीचे एडवाइस कर सकते हैं, अपने ओपिनियन डाल सकते हैं कि और हम वीडियो में क्या बेहतर करें जिससे कि आपको वो वीडियो और अच्छी लगे। और दोस्तों एक बात और कि मैं हर वीडियो में आपसे कहता हूँ कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। ठीक है, तो आपको मैं रियलाइज़ नहीं करवा रहा हूँ, लेकिन जस्ट मैं इतना बताना चाहता हूँ कि एक लेसन को एनसीईआरटी को पढ़ना, फिर उसको पढ़ करके उसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को छांट करके उसको सिस्टम पे बैठ के उसकी पीपीटी तैयार करना, फिर उसको तैयार करके उसको फिर एडिट करना, फिर उसको रिकॉर्डिंग करना, फिर सारे क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करना जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आपके लिए रोज़ दिन के समय निकाल करके आपके लिए वीडियो बना करके लाना इतना अभी आसान नहीं होता है, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। कई यूट्यूबर्स हैं वो 2 वीडियो बनाते हैं, 3 वीडियो बनाते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप करें, आप हमें 500 रुपये दें, आप हमें 800 रुपये दें, आप हमारे साथ ऐसे जुड़ें वैसे जुड़ें, आप इसका प्रचार करें तब हम आपको नोट्स देंगे। ठीक है, या इस तरह से करें। लेकिन मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे मैंने आपको पहले ही दिन कहा कि हमारा कोर्स बिल्कुल फ्री रहेगा, और फ्री में भी ये नहीं कि मैं आपको कुछ भी दे रहा हूँ, फ्री में भी हम आपको बेस्ट से बेस्ट जो कि अभी तक में किसी भी यूट्यूबर ने आपको कोई भी यूट्यूबर जो होता है वो क्या करता है उसका एक टारगेट होता है कि बस उसको व्यूज़ बढ़ाने होते हैं, अपना व्यू बढ़ाना है, और व्यू बढ़ा के क्या करना है कि अपने चैनल को बड़ा बनाना है। मेरा ऐसा कोई टारगेट नहीं है। मेरा टारगेट है कि मेरे चैनल से सीटेट के रिगार्डिंग जो भी बच्चा जुड़ रहा है वो सीटेट पास करके जाए। इसीलिए मैंने आपको पहले ही बोला कि हम एक कोर्स चला रहे हैं, हम पूरा एक कंप्लीट बैच चला रहे हैं, जिस बैच के तहत हम क्या करेंगे, हर बच्चा जो भी बच्चा हमारे साथ आज जुड़ रहा है हम ये निश्चित करेंगे कि आने वाले सीटेट के एग्ज़ाम के दिन उसकी इतनी तैयारी हो जाए कि वो बच्चा पूरी तरीके से अपना सीटेट पास कर ले। तो चलिए पहले हम थोड़ा सा स्ट्रेटजी के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों आज ये हमारा तीसरा वीडियो है। पहले वीडियो को हमने 2 भागों में बांटा था, 1 और 2, और आज दूसरा वीडियो में लेकर के आया हूँ। लेकिन वीडियो को देखने से पहले मैं आपसे एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि जब भी आप वीडियो को देखें, जिस भी लेसन से रिलेटेड वीडियो को आप देख रहे हैं, तो उस वीडियो को देखने से पहले आप एनसीईआरटी की जो बुक है, जो लेसन है, उस लेसन को पढ़ें, उसके ऑब्जेक्टिव को बनाएं, और बनाने के बाद फिर मेरा वीडियो देखें। तो आपको ये पता लगेगा कि कितने ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपने लेसन में पढ़ा और पढ़ने के बाद आप उस लेसन में उस क्वेश्चन को मिस कर पाए, और कितने ऐसे क्वेश्चंस हैं जिन क्वेश्चन को आप बना पाए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी परफॉर्मेंस कितनी आ रही है। तो मेरा जो ये वीडियो है एक तो आपके क्वेश्चन के स्टैंडर्ड को भी बढ़ाएगा, और दूसरा आपकी परफॉर्मेंस को भी डे बाय डे जज करेगा, सेल्फ इवैल्यूएशन करेगा कि आप कितना कर पा रहे हैं। तो आप रोज़ एक काम करें। पहला काम कि आप मेरे वीडियो को देखने से पहले उस लेसन को ज़रूर एक बार पढ़ लें, पढ़ने के बाद सारे क्वेश्चंस को, सारे फैक्ट को देखें, उसके बाद मेरे वीडियो को देखें और फिर सेल्फ इवैल्यूएशन करें कि आप कितना कर पा रहे हैं। दूसरा काम मैंने आपको बोला कि अगर आपको हमारे वीडियो में कुछ भी पसंद नहीं आता है, या आपको लगता है कि इसके अंदर और बेहतर कैसे किया जा सकता है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और तीसरा काम मैं रियलाइज़ नहीं कराना चाहता, लेकिन मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर एक इंसान आपसे इतना कर रहा है कि वो क्वेश्चन आंसर निकाल रहा है, बना रहा है, वीडियो बना रहा है, फिर आपके लिए लेके आ रहा है रोज़, तो मैं आपसे इतनी उम्मीद ज़रूर रखता हूँ कि आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, व्हाट्सअप ग्रुप पे, अपने स्टेटस पे, जहाँ पे भी आपको लगता है, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं ये चीज़ कह के आपसे कुछ गलत चीज़ मांग रहा हूँ, तो मैं कुछ गलत नहीं मांग रहा हूँ। अगर आप खुद से भी सोचेंगे कि एक इंसान अपनी इतनी मेहनत के एवज में अगर आपसे जस्ट इतना मांग रहा है कि वो ये चाहता है कि उसके वीडियो को शेयर किया जाए, उसके चैनल को, उसके प्लेटफॉर्म को और बड़ा बनाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ सकें, तो मेरे हिसाब से वो कुछ गलत नहीं मांग रहा है, और ये आप भी उस चीज़ को समझ पाएंगे। तो आप अपने एडवाइस को दे सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आज हम अपने लेसन को स्टार्ट करते हैं।
तो आज हमारा लेसन नंबर 2 है पॉलिटिकल साइंस क्लास 6 का, जिसका नाम है विविधता और भेदभाव। विविधता और भेदभाव, लेसन नंबर 2 पॉलिटिकल साइंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ लोगों ने कहा था कि सर आप इंग्लिश में नहीं बताते हैं, तो देखिए क्या होता है कि मैं इसमें बहुत ही नॉर्मल हिंदी का इस्तेमाल करता हूं, और ज़्यादातर जो वर्ड होते हैं वो हिंदी इंग्लिश में मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता ही हूं, तो थोड़ा सा आप लोग मैनेज करेंगे तो आप समझ पाएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि संसार में कुल कितने धर्म हैं, यानी कि वर्ल्ड में कुल टोटल कितने रिलीजन हैं। तो इसका आंसर है कितने हैं। तो संसार में कुल 8 मुख्य धर्म हैं। भारत में 8 धर्म के अनुयायी रहते हैं तथा यहाँ 1600 से ज़्यादा भाषाएं और 1000 से ज़्यादा नृत्य हैं। इसीलिए भारत को विविधतापूर्ण देश भी कहा जाता है। आपने पुराने टाइम में जब मतलब पिछले लेसन में हमने पढ़ा था, तो उसमें आपने देखा होगा कि उसमें लिखा हुआ था कि भारत में 8 जो हैं वो धर्म हैं, ठीक है, और 1600 से ज़्यादा भाषाएं हैं, ठीक है, और 100 से ज़्यादा नृत्य हैं। तो भारत में बहुत प्रकार के जो हैं वो अनुयायी भी निवास करते हैं, अलग अलग धर्म के अनुयायी भी यहाँ पर निवास करते हैं। इसीलिए भारत एक विविधतापूर्ण देश है, ठीक है। तो ये बात आप समझ गए होंगे, क्योंकि भारत में हर प्रकार के धर्म के अनुयायी भी निवास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्वाग्रह क्या होता है। तो पूर्वाग्रह क्या होता है। पूर्वाग्रह होता है किसी के बारे में पहले से धारणा विकसित कर लेना। पूर्वाग्रह का मतलब होता है कि किसी के बारे में पहले से धारणा विकसित कर लेना। कैसी धारणा विकसित कर लेना पहले से, जैसे कि लड़कियां कमज़ोर होती हैं, लड़के रोते नहीं हैं, ठीक है, मर्द मजबूत होते हैं, ठीक है, लड़कियां कोमल होती हैं। तो इस तरह का जो पूर्वाग्रह होता है, जो भारतीय समाज में आपको जगह जगह देखने को भी मिल जाएगा, इस प्रकार के धारणा को हम क्या कहते हैं, पूर्वाग्रह कहते हैं। और ये देखने में कई लोगों को लगेगा कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन इस तरह के सीटेट में क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। चाहे तो आप ओल्ड ईयर के क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। तो जिन लोगों ने भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, वो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विकलांग बच्चों को अब क्या कह के संबोधित किया जाता है। तो विकलांग बच्चों को अब क्या कह के संबोधित किया जाता है। तो खास ज़रूरत वाले बच्चे, चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स, क्या कह के बुलाया जाता है, चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स, खास ज़रूरत वाले बच्चे। याद रखिएगा, क्योंकि अगर आपके पेपर में आ जाए कि खास ज़रूरत वाले बच्चों को क्लास में किस प्रकार का सीटिंग अरेंजमेंट मिलना चाहिए, या एक शिक्षक को खास ज़रूरत वाले बच्चों को किस प्रकार से उसकी क्लास की व्यवस्था करनी चाहिए, तो आप सीधा समझ जाइए कि ये विकलांग बच्चों के बारे में या दिव्यांग बच्चों के बारे में बात की जा रही है। अगर दिव्यांगता की बात की जाए तो ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिया हुआ एक शब्द है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वह रोते नहीं किसके लिए प्रयुक्त किया गया है। ये सेम क्वेश्चन सीटेट के एग्ज़ाम में आया हुआ है कि वह रोते नहीं किसके लिए प्रयुक्त किया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा लड़कों के लिए ये शब्द प्रयुक्त किया गया है। ये एक रूढ़िवादी धारणा का प्रतीक है कि लड़के रोते नहीं। रोते कौन है, लड़कियां रोती हैं। तो ये क्या है, एक रूढ़िवादी धारणा का प्रतीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रूढ़िवादी धारणा से क्या तात्पर्य है। रूढ़िवादी धारणा से क्या तात्पर्य है। तो रूढ़िवादी धारणा से पढ़कर सभी को एक ही छवि से बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, रूढ़िवादी धारणा। जैसे इसका अगर उदाहरण लिया जाए तो रूढ़िवादी धारणा है कि लड़कियां जो होती हैं वो गंदी ड्राइविंग करती हैं, ठीक है, या इस प्रकार से कहें कि जो लड़के होते हैं वो अच्छे चालक होते हैं या ड्राइवर होते हैं। तो इस प्रकार की जो धारणा हमने बना रखी थी, वो धारणा जो है किसी के लिए भी अगर हम मन में एक धारणा बना लें कि जो बिहार के लड़के होते हैं वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं या हरियाणा के जो लोग होते हैं वो कम इंटेलिजेंट होते हैं, इस प्रकार का अगर हम कोई किसी क्षेत्र विशेष के लिए, किसी जाति विशेष के लिए, किसी धर्म विशेष के लिए अगर हम कोई धारणा विकसित कर लेते हैं कि वो ऐसे होते हैं, तो वो एक प्रकार की रूढ़िवादी धारणा हो जाती है। जैसे आज वर्ल्ड में एक सिनेरियो बन गया है कि मुस्लिम जो होते हैं वो थोड़े सस्पिशियस होते हैं। तो इस प्रकार की जो धारणा है ये एक प्रकार की रूढ़िवादी धारणा है। और एक बात मैं और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यहाँ बस मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरा किसी भी जाति, धर्म, लिंग या किसी भी प्रकार के क्षेत्र से कोई संबंध नहीं है, ये सिर्फ एक उदाहरण के लिए था। चलिए तो आगे चलते हैं हम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गरीबी क्या है। पिछले लेसन में भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि गरीबी क्या है, विविधता या असमानता। जिस बच्चे को इसका आंसर पता होगा वो नीचे कमेंट बॉक्स में भी देंगे, लेकिन हम इसको आंसर करते हैं। तो गरीबी क्या है, एक प्रकार की असमानता है। गरीबी एक प्रकार की असमानता है, विविधता नहीं है। अगर सबकी गरीबी को दूर कर दिया जाए तो सारे बच्चे एक जैसा परफॉर्मेंस, एक जैसी अपनी प्रगति, उन्नति को दर्शा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलित का क्या अर्थ है। दलित का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, जिन्हें दबाया गया है ऐसे लोगों को सरकार अनुसूचित जाति में, अनुसूचित जातियों की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, जिन्हें दबाया गया है। याद रखिएगा, जैसे कभी क्वेश्चन आ जाता है तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तो इस वर्डिंग को आप याद रखिएगा, और इसी प्रकार की वर्डिंग पेपर में आती है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के जनक कौन थे। तो भारतीय संविधान के जनक कौन थे? तो भारतीय संविधान के जनक थे बी.आर. अम्बेडकर। इसे फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बी.आर. अम्बेडकर। वह दलितों के बड़े नेता थे। ठीक है, तथा वो महार जाति से संबंध रखते थे। ठीक है, ये जो थे ये दलितों के बड़े लीडर थे और ये महार कम्युनिटी से आते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने दलितों को अलग अलग तरह की सरकारी नौकरी करने के लिए आह्वान किया था? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी.आर. अम्बेडकर। तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं बी.आर. अम्बेडकर के बारे में यहाँ पर, कि बी.आर. अम्बेडकर जो थे वो मूलतः महाराष्ट्र से संबंध रखते थे, लेकिन अगर इनके राजनीतिक जीवन की बात करें तो इन्होंने राजनीतिक जीवन जो है अपना वेस्ट बंगाल में अपना इस्टेब्लिश किया। बाद में ये संविधान सभा में भी शामिल हुए और भारत का संविधान लिखा। इन्हें फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी जानते हैं। बाद में इन्होंने बौद्ध धर्म को भी अपनाया और इस प्रकार से इन्होंने दलितों के लिए बहुत सारे आंदोलन चलाए, जिसमें एक बहुत ही प्रमुख आंदोलन था मंदिर प्रवेश आंदोलन। ठीक है, तो इस प्रकार से इन्होंने दलितों के लिए काफ़ी काम किया, इसीलिए दलित इन्हें अपना मसीहा मानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इनके द्वारा सबसे ज़्यादा किया हुआ कार्य था भारत में रिजर्वेशन की व्यवस्था। अंबेडकर ने किस धर्म को अपनाया? देखिए अभी मैंने बताया था और क्वेश्चन भी आ गया। तो अंबेडकर ने किस धर्म को अपनाया था? तो अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। बाद में इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राइटिंग एंड स्पीचेस किसकी कृति है? ये कृति है वसंत मून की। राइटिंग एंड स्पीचेस किसकी कृति है? वसंत मून की। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत कब स्वतंत्र हुआ था? तो भारत कब स्वतंत्र हुआ था? सभी देशवासियों को पता है कि 15 अगस्त सन 1947 को हम सब एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभरकर दुनिया के पटल पर सामने आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सभी भारतीयों को समान स्थान और समान अवसर प्राप्त हैं, यह कथन कहाँ उल्लेखित है? तो यह कथन उल्लेखित है संविधान के पहले पृष्ठ पर। संविधान का जो पहला पृष्ठ है, जिसको हम लोग प्रस्तावना भी कहते हैं। कई बार क्वेश्चन में ऐसे भी आ सकता है कि सभी भारतीयों को समान स्थान और समान अवसर प्राप्त है, यह कथन कहाँ उल्लेखित है? और उत्तर में लिखा होगा कि भारत के प्रस्तावना पर। अब लोग क्या कहेंगे आकर के कि सर ने तो कहा था कि एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, एक भी क्वेश्चन कहीं से नहीं आएगा, सब जो सर पढ़ा रहे वहीं से आएगा। तो वहाँ पर वो दे देगा प्रस्तावना और हमने पढ़ाया संविधान के पहले पृष्ठ पर। अब दोनों का मतलब सेम होता है। संविधान के पहले पृष्ठ को ही प्रस्तावना भी कहते हैं। तो दोस्तों वो क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा सकता है, इसीलिए मैंने आपको कहा कि पहले आप लेसन को अच्छे से रीड करें, उसके बाद उसके क्वेश्चन आंसर को अंडरलाइन करके उसको रटें, उसके बाद मेरे वीडियो को देखें और उसके ऑब्जेक्टिव को बनाएं। और ऑब्जेक्टिव को बनाने के बाद आपको एक काम और करना है। वो काम क्या है? वो काम है कि आपको ये लिखना है कि सर आपने इतने क्वेश्चन कराए थे और मैंने इतने क्वेश्चन में से इतने क्वेश्चन सही किए। यानी कि आपका जो परफॉर्मेंस है उसका रिव्यू भी होता रहेगा कि कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हो, और आपको ये भी पता लगेगा कि उस लेसन को आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है या आपने बहुत अच्छे से उस लेसन को रीड आउट कर लिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आर.के. लक्ष्मण कौन थे? सेम क्वेश्चन सीटेट के एग्जाम में आया हुआ है। आर.के. लक्ष्मण कौन थे? जो लोग जीके अच्छा पढ़ते होंगे उन्हें पता भी होगा कि वो एक कार्टूनिस्ट थे। भारत में वो एक सुप्रसिद्ध कार्टूनिस्ट थे। उनके कार्टूनिस्ट ना केवल भारत में बल्कि वर्ल्ड लेवल पर फेमस थे। तो आज का सेशन हमारा यहीं ख़त्म होता है।
तो आपके कितने राइट हुए इसमें से वो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। और जो मैंने वीडियो चालू होने से पहले आपको बोला था कि आपको कम से कम जो हम हार्डवर्क कर रहे हैं आपके लिए, तो हम आपसे इतनी उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक करें, इसको अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करें, ठीक है। और जिन साथियों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी वीडियो की हर नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। वैसे हम रोज़ वीडियो डाल रहे हैं तो आपको रोज़ वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप अपनी क्लास को सुचारू रूप से चलाते रहें, ताकि जिस दिन भी आपका सीटेट का एग्ज़ाम हो आपका पूरा कोर्स हो जाए और आप पूरी तैयारी के साथ सीटेट के एग्ज़ाम में बैठ सकें और अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर सकें। और ये बात मैं आपको पूरी गारंटी से बता रहा हूँ कि जिस लेवल के क्वेश्चन आंसर, जिस लेवल के हम लोग आपको क्वेश्चन आंसर करवा रहे हैं, कंटेंट दे रहे हैं, ठीक है, और जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको निकाल के दे रहे हैं, आप कम से कम 50 यूट्यूब चैनल खोल लीजिए, आपको ऐसा कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा। और इस बात की गारंटी है कि आप इस चैनल के साथ जुड़ते हैं और सिर्फ आप हमारे वीडियो को देखते हैं और जितना हम इसके अंदर गाइड कर रहे हैं आपको और जितना बता रहे हैं आप सिर्फ उतना करते हैं, तो 101 प्लस आपका सीटेट एग्ज़ाम आने वाले साल 2020 के अंदर आपका एग्ज़ाम 101 प्लस आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।